Hello everyone, myself MD Kausar, head and mentor of Glorious Academy, which is a special center for higher studies. So if you want to join, you can contact here. Let's start our today's video. Now, today's video is titled as An Introduction to English Literature for Beginners, particularly for English Honors Student. आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर क्या है और किस तरह से ये स्टार्ट हुआ और ये बिगनर्स के लिए भी है और स्पेसिफिकली इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो इंग्लिश लिटरेचर समझाने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज लिटरेचर। लिटरेचर कहते किसको है, लिटरेचर बोलते किसको है। दुनिया में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, तो जितने लैंग्वेजेस हैं उतने लिटरेचर भी हैं। तो लिटरेचर का मतलब क्या होता है, देखिए सिंपली स्पीकिंग, यहाँ पे एक सिंपल सा डेफिनेशन है लिटरेचर का, यू कैन सी हियर। So simply speaking everyone, literature is the collection of all the creative writings of a particular language. किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में जितने राइटर्स जो कुछ भी लिखे हैं, जितना भी क्रिएटिव राइटिंग्स होता है, उन तमाम क्रिएटिव राइटिंग्स का जो टोटल कलेक्शन होता है उसको हम लोग लिटरेचर बोलते हैं। तो लिटरेचर किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का भी हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर नेशन का भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पीपल का भी हो सकता है, एक स्पेसिफिक एरिया का, या फिर उनके कल्चर से रिलेटेड भी जो वर्क्स होते हैं उनको भी हम लोग कलेक्टिवली लिटरेचर बोल सकते हैं। हाउएवर एवरीवन, अगर ब्रॉडर वे में बात करें तो लिटरेचर को सिर्फ और सिर्फ बुक्स का कलेक्शन मानना गलत होगा। सरफेस लेयर पे बेशक लिटरेचर का जो मैंने अभी डेफिनेशन बताया वही होता है, लेकिन अगर लिटरेचर को थोड़ा सा गहराई से एनालाइज करेंगे तो लिटरेचर का मतलब होता है इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, इट इज बोथ, मींस लिटरेचर इज बोथ अ रिप्रेजेंटेशन एंड एन इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी। लिटरेचर जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और ना ही सिर्फ रिप्रेजेंट करता है बल्कि इंटरप्रीट भी करता है हमारे लाइफ को भी, हमारे सोसाइटी को भी। हमारी लाइफ और सोसाइटी दैट इज कॉन्टिन्यूअली इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, मतलब लाइफ एंड सोसाइटी कॉन्टिन्यूअसली डायनेमिक, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। लाइफ एंड सोसाइटी कभी भी फ्रोजन नहीं रहती, रुकी नहीं रहती। तो लिटरेचर एक तरह का मिरर है, मिरर जो लाइफ में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर किसको हम लोग बोलते हैं। नाउ यू कैन सी द डेफिनेशन हियर। इंग्लिश लिटरेचर जब हम लोग टर्म को यूज करते हैं, इसका स्पेसिफिकली मीनिंग होता है द कलेक्टेड बॉडी ऑफ ऑल द लिटरेरी राइटिंग्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज of those people, means those writer living in the United Kingdom, means UK, from the 7th century down to the present age। मतलब ये जो टर्म इंग्लिश लिटरेचर है, द टर्म इंग्लिश लिटरेचर, इसका मीनिंग होता है वो सारा बॉडी ऑफ ऑल लिटरेरी राइटिंग्स, वो सारा बुक्स, वो सारा लिटरेरी राइटिंग्स जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है, और वो राइटर्स जो यूनाइटेड किंगडम में रहते थे, कब से, 7th सेंचुरी से लेकर के आज के प्रेजेंट डेज तक। तो 7th सेंचुरी से आज प्रेजेंट डेज तक यूनाइटेड किंगडम में जितने भी राइटर्स आए, उन्होंने जो कुछ भी लिखा लिटरेरी राइटिंग्स, उनको, उसके कलेक्शन को हम लोग इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं। अब इंग्लिश लिटरेचर हाउ डिड इट बिगिन, किस तरह ये शुरू हुआ एवरीवन, इसका ब्रीफ हिस्ट्री में अभी आपको समझाता हूं। ओके, सी हियर। इंग्लिश इज बेसिकली अ जर्मनिक लैंग्वेज। नाउ जो नहीं जानते होंगे उनके लिए एक हैरानी की बात होगी कि इंग्लिश एक जर्मनिक लैंग्वेज कैसे हुआ। बोथ ऑफ देम आर टोटली डिफरेंट लैंग्वेज ऑब्वियसली, बट इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका पेरेंट लैंग्वेज जर्मनिक लैंग्वेज है। इंग्लिश जर्मनिक लैंग्वेज से ही निकला है, ठीक है। इट वाज बोर्न ओनली आफ्टर द रोमन्स लेफ्ट द ब्रिटिश आइल एवरीवन। इट वाज बोर्न, दैट मींस इंग्लिश लैंग्वेज पैदा हुआ या पैदा हुई आफ्टर द रोमन्स लेफ्ट द ब्रिटिश आइल, मतलब रोमन्स, पहले रोमन एम्पायर वालों का कब्जा था ब्रिटेन पर। तो जब ब्रिटिश आइल, मैं समझाऊंगा अभी ब्रिटिश आइल क्या है, अभी ब्रिटेन आप समझ जाइए, ये कॉमन टर्म है। ब्रिटेन पर बहुत सालों से, कई सेंचुरी से रोमन वालों का कब्जा था। जब रोमन वालों को फाइनली 410 में एग्जिट हुआ, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज पैदा हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको मैप के जरिए समझाऊंगा। अक्सर हम लोग इंग्लैंड, ब्रिटेन, ब्रिटिश, यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं, इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको थोड़ा पहले समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। थ्रू दिस मैप यू कैन सी एवरीवन। नाउ देखिए, ये जो है इसको इंग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये वेल्स है और ये स्कॉटलैंड है। सो इंग्लैंड इज अ कंट्री, स्कॉटलैंड इज अ कंट्री एंड वेल्स इज अ कंट्री। इन तीनों कंट्री को मिला करके हम लोग बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। इन तीनों कंट्री को मिला करके बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ओके। और जब इन तीन कंट्री में आप नॉर्थर्न आयरलैंड को भी मिला लोगे तो इसको हम लोग यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और बगल में एक और कंट्री रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो इन पांचों को जब ले लोगे तो ब्रिटिश आइल बोलते हैं।
सो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। यूके बेसिकली टर्म ज्यादा यूज होता है, यूके यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम इज नॉट अ सिंगल कंट्री एक्चुअली, यूनाइटेड किंगडम इज अ कंट्री ऑफ 4 कंट्रीज, तो 4 कंट्री मिला करके यूके बनता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि यूके एक कंट्री का नाम है, इट इज अ यूनियन ऑफ 4 कंट्री, ये 4 कंट्री को मिलाकर के यूके बना। एक कंट्री है इंग्लैंड विच इज द मेन कंट्री ऑफ यूके ऑब्वियसली, अनदर कंट्री इज स्कॉटलैंड, अनदर इज वेल्स एंड अनदर इज नॉर्थर्न आयरलैंड, ओके। सो द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड एज यू कैन सी लंडन, and London is also the capital of UK. When you talk about Britain or Great Britain, you refer actually to these 3 countries, and when you call UK, you actually refer to these 4 countries, and when you use the term British Isle, then you refer to all of them. Okay, अब समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं नीचे की तरफ। देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि इंग्लिश लैंग्वेज पैदा हुआ जब रोमन्स का एग्जिट हो गया ब्रिटेन से। सो आफ्टर द रोमन्स लेफ्ट ब्रिटेन, मतलब जब रोमन्स जो थे ब्रिटेन को लीव कर गए, ब्रिटेन से चले गए, उसके बाद बगल में जर्मनी एक कंट्री है ना, जर्मनी में उस जमाने में बहुत सारे ट्राइब्स रहते थे, तो 3 पावरफुल ट्राइब्स थे जर्मनी के, 3 पावरफुल ट्राइब्स। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स। वैसे तो जर्मनी में बहुत सारे ट्राइब्स थे, लेकिन बेसिकली ये 3 ट्राइब्स थे, एक का नाम था एंगल्स, दूसरा का नाम था सेक्शन और तीसरा का नाम था जूट्स। ये तीनों जर्मनिक ट्राइब्स बहुत दिनों से चाहते थे ब्रिटेन पर अपना कब्जा करना, बट दे वर नॉट एबल टू डू सो जस्ट बिकॉज द ब्रिटेन वाज ऑक्यूपाइड बाय द रोमन्स। मतलब ब्रिटेन पर ऑलरेडी रोमन वालों का कब्जा था, बट ये तीनों चाहते थे ब्रिटेन पर कब्जा करना, लेकिन कर नहीं पाते बिकॉज रोमन्स काफी पावरफुल थे। लेकिन जब रोमन्स का एग्जिट हो गया, उसके बाद इन तीनों को एक गोल्डन मौका मिला कि चलो भाई हम लोग जाकर के ब्रिटेन पर अपना कब्जा कर लेते हैं, ओके। तो ये जो तीनों जो थे जर्मनिक ट्राइब्स थे, इनका एंट्री स्टार्ट हुआ रोमन वालों के जाने के बाद ब्रिटेन में। सो दे इवेंचुअली स्टार्टेड इन्वेडिंग ब्रिटेन, ये लोग ब्रिटेन पर हमला अपना स्टार्ट किए, और हमला स्टार्ट करने के बाद दे इवेंचुअली सेटल्ड देयर। ये लोग सिर्फ ब्रिटेन पर हमला ही नहीं किया, बल्कि ब्रिटेन में आकर के एकदम आबाद हो गए, बस गए परमानेंटली, ठीक है। याद रखिएगा कि जो मैंने अभी 3 ट्राइब्स का आपको नाम बताया, इन तीनों ट्राइब्स में से ये शुरुआत की जो 2 ट्राइब्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंगल्स एंड सेक्शंस, इन दोनों का नाम बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। देखिए, दे रेफर टू ये 3 ट्राइब्स, ये जो ट्राइब्स थे 4 डायलेक्ट्स, दे स्पोक स्पेसिफिकली 4 डायलेक्ट्स, ये लोग 4 डायलेक्ट्स बोला करते थे। नाउ लैंग्वेज और डायलेक्ट में डिफरेंस है। डायलेक्ट इज बेसिकली अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का अलग अलग वैरायटी होता है, तो उसको हम लोग डायलेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो ये लोग 4 डायलेक्ट्स बोलते थे, 4 जर्मनिक डायलेक्ट्स। ये चारों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डायलेक्ट का नाम था नॉर्थम्ब्रियन, नॉर्थम्ब्रियन, दूसरा का नाम था मर्सियन, तीसरा का नाम था कैंटिश, एंड द फोर्थ वन इज द वेस्ट सेक्शन, ओके। इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट वेस्ट सेक्शन था। बट ये 4 डायलेक्ट्स थे। ये 3 ट्राइब्स जब आकर के ब्रिटेन में बस गए, आबाद हो गए, सेटल्ड हो गए, उसके बाद ऑब्वियसली ये लोग शुरू से ये 4 डायलेक्ट्स बोलते थे। जब ये लोग आएंगे तो अपना डायलेक्ट भी ब्रिटेन में लेकर के आए, और ये चारों जो डायलेक्ट था एक्चुअली ऑल ऑफ देम वर जर्मनिक डायलेक्ट्स। अब आपके जहन में एक बात आएगी कि 3 ट्राइब से तो 4 डायलेक्ट कहां से आया। अब देखिए, एक ट्राइब एक से ज्यादा भी तो डायलेक्ट यूज करते हैं ना, हम लोग एक ही लैंग्वेज तो नहीं बोलते, एक से ज्यादा लैंग्वेज यूज करते हैं, उसका एक से ज्यादा हम लोग वैरायटी यूज करते हैं। अपने फ्रेंड से बात करते हैं, आप हिंदी यूज कर रहे हो या फिर इंग्लिश यूज कर रहे हो, तो हम लोग फ्रेंड से जब बातें करते हैं तो एक अलग डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग इंग्लिश यूज करते हैं, ऑफिशियली जब बात करते हैं तो एक डिफरेंट इंग्लिश यूज करते हैं। तो यहाँ तो 2 डायलेक्ट हो गया। तो बेसिकली ये सब जर्मनिक लैंग्वेजेस ही थे, उसी का सब डायलेक्ट था। तो ये लोग जो थे ना, 3 ट्राइब्स, एंगल, सेक्शन, जूट्स, ये लोग ये 4 डायलेक्ट्स बोला करते थे, नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन, कैंटिश एंड वेस्ट सेक्शन, ओके। अब क्या हुआ, ये लोग आकर के एक जगह बस गए, तो अब जाहिर सी बात है, जब ये लोग आपस में, इन लोगों का एक जगह रहेंगे तो इन लोगों का सोशल इंटरेक्शन होगा, और जब इन लोगों का आपस में इंटरेक्शन होगा तो इन लोगों का लैंग्वेजेस भी आपस में मिक्स होना स्टार्ट होगा। तो बेसिकली क्या हुआ, ड्यू टू द फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन, यहां पे लिखा है ना, ड्यू टू द फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन। फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन का मतलब, चूंकि ये ट्राइब्स आपस में बार बार मिलते थे, जिसकी वजह से इनका जो 4 डायलेक्ट था, इसका इंटरमिक्सिंग स्टार्ट हुआ। मतलब ये चारों डायलेक्ट्स आपस में मिक्स होना स्टार्ट हुए, और चारों डायलेक्ट्स के मिक्स होने से एक नया लैंग्वेज इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ ग्रेजुअली। यहाँ पे यू कैन सी हियर फ्रॉम देयर, ग्रेजुअली अ न्यू लैंग्वेज स्टार्टेड इवॉल्विंग। इस तरह एक नया लैंग्वेज पैदा होने लगा इन चारों डायलेक्ट्स के मिलने से, और इन चारों डायलेक्ट्स के मिलने से जो नया लैंग्वेज पैदा हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं द इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ यू अंडरस्टूड कि इंग्लिश लैंग्वेज को मैंने क्यों जर्मनिक लैंग्वेज कहा। So English language is nothing but basically an amalgamation, a mixture of these 4 dialects. Basically English language जो जमाने में पैदा हुआ, मैं origin explain कर रहा हूँ। Obviously जो modern English है वो totally different है उस जमाने के old English से, but origin किस तरह language इंग्लिश लैंग्वेज का वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। मॉडर्न इंग्लिश में डिस्कस नहीं कर रहा, बट बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आए अक्रॉस द अक्रॉस 15th centuries और 16th centuries और सो ऑन, बट ओरिजिन, ओके।
इसीलिए दैट इज व्हाई द इंग्लिश लैंग्वेज इज बेसिकली अ जर्मनिक लैंग्वेज एंड द थ्री ट्राइब्स मेंशन अबव, जिसके बारे में ऊपर मैंने बात किया, ये फाउंडिंग फादर्स थे इंग्लिश लैंग्वेज के। इनकी ही वजह से इंग्लिश लैंग्वेज इस दुनिया में आया। एक और की फैक्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पर। अब इन तीनों ट्राइब्स में से जो सबसे डोमिनेंट ट्राइब थे उनका नाम था एंगल्स, ठीक है ना। एंगल्स जो थे वो ब्रिटेन में सबसे ज्यादा डोमिनेंट थे। इनके डोमिनेंस की वजह से ब्रिटेन आल्सो केम टू बी नोन एज एंग्लैंड। तो ब्रिटेन का एक और नाम पड़ गया एंग्लैंड। ओके, पहले से नाम ब्रिटेन था, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान हम लोग बोलते हैं, उसी तरह ब्रिटेन के एक और नाम आ गया एंग्लैंड। ओके, when the dominance of Angles started in the British Isle। और एंग्लैंड का मतलब होता है लैंड ऑफ द एंगल्स, और ये टर्म बाद में चेंज हो गया इंग्लैंड में, और बाद में चेंज हो गया इंग्लैंड में। नाउ यू आल्सो नो कि इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड क्यों है। अच्छा, अब इंग्लिश लिटरेचर ऑब्वियसली स्टार्ट हुआ 450 से। इसको अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया गया। आपको एक चीज शायद कंफ्यूजन होना चाहिए, पता नहीं आपके ब्रेन में आया या नहीं। मैंने यहाँ पे बताया इंग्लिश लिटरेचर को एक्सप्लेन करते हुए कि इंग्लिश लिटरेचर 7th सेंचुरी से प्रेजेंट सेंचुरी, प्रेजेंट एज, और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 450 से। तो देखिए, लैंग्वेज का कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं दिया जा सकता कि स्पेसिफिकली इसी डेट से लैंग्वेज स्टार्ट हुआ। तो पहले लैंग्वेज आता है, लिटरेचर थोड़ा बाद में स्टार्ट होता है। बिकॉज कोई भी लैंग्वेज जब शुरू शुरू में स्टार्ट होता है ना एवरीवन, इनिशियल स्टेज में, तो ये ओरल फॉर्म में होता है, फिर बाद में ये रिटन फॉर्म में आता है। बट बेसिकली ये जो 450, ये एक जनरल डेट मान लीजिए। स्पेसिफिक डेट किसी भी बुक में आपको थोड़ा डिफिकल्ट है मिलना, बट जनरली मान लीजिए कि ये जो पीरियड मैंने आपको बताया, एक्चुअली you can see the date here कि ये जो पीरियड है, इंग्लिश लिटरेचर को अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया गया है। जब से इंग्लिश लैंग्वेज हुआ तब से लेकर के आज तक प्रेजेंट एज में इंग्लिश लिटरेचर को अलग अलग पीरियड में बांटा गया है। मैंने आपको सारा पीरियड का नाम और उसका टाइमलाइन मैंने लिख दिया, यू कैन सी। सो द फर्स्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑब्वियसली वाज ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ठीक है, which is also called Anglo-Saxon period, you know why? This started in 450 and end हुआ 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ। कभी बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा पॉसिबल रहा व्हाट इज नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। और उसके बाद ये सारा आप पीरियड देख सकते हो, मिडिल इंग्लिश पीरियड, जिसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी बोलते हैं, ये कंटिन्यू रहा 1500 तक। देन यू हैव रेनेसां पीरियड, देन यू हैव एलिजाबेथन पीरियड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड। ओके, सम क्रिटिक्स आल्सो कॉल इट द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद देन यू हैव जैकोबियन पीरियड, देन यू हैव कैरोलिनियन पीरियड, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेस्टोरेशन, ऑगस्टन, एंड देन यू हैव अ वेरी a period, the romantic period, then you have the Victorian period and the modern period, and after the second world war, generally we call it the post modern age। okay, so ये रहा आपका बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर का अलग अलग पीरियड। अब देखिए, हर एक पीरियड का अपना अलग हिस्ट्री है, अपना अलग लिटरेरी फीचर्स है, अपने उसके अलग अलग जॉनरा है, और उसके अलग अलग राइटर्स हैं, उनका राइटर्स का वर्क्स है। सो एक ही वीडियो में सारे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हुआ होगा इंग्लिश लिटरेचर का। अगर आपको और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मैं और भी वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें उनके साथ जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।